जय जिनेंद्र। आज हम एनसीईआरटी 11 डीपीआई द्वारा जारी की गई नई क्वेश्चन बैंक के अध्याय 5 यानी यूनिट 5 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, सहसंबंध गुणांक सदैव स्थित होता है। तो सहसंबंध गुणांक जो है -1 और +1 के बीच में स्थित होता है, क्योंकि -1 का अर्थ है कि जो दो इकाइयाँ हैं वो पूर्णतः क्या है, असहसंबंधित हैं, अलग अलग हैं। और +1 का मीनिंग है कि जो दो इकाइयाँ हैं वो बिल्कुल एक जैसी हैं। ये -1 और ये +1। तो सहसंबंध गुणांक या तो दोनों इकाइयाँ बिल्कुल एक जैसी हो सकती हैं, अलग अलग हो सकती हैं, या बिल्कुल एक जैसी हो सकती हैं। तो +1 और -1 के बीच में होता है। जब दो चरों में एक ही अनुपात में स्थायी रूप से परिवर्तन होता है तो उसे कहते हैं भूमध्य रेखीय सहसंबंध। इसे याद करने की ट्रिक ये है कि आपने 10th में पढ़ा होगा कि पृथ्वी जो है उसके बीचों बीच एक भूमध्य रेखा होती है। तो भूमध्य रेखा क्या होती है, स्थिर होती है। तो स्थायी रूप से परिवर्तन भूमध्य रेखीय सहसंबंध। ये एक ट्रिक है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। आधार वर्ष होता है, आधार वर्ष तुलना या संदर्भ वर्ष होता है। आधार वर्ष का अर्थ होता है एक ऐसा वर्ष जिससे कि हम तुलना करते हैं, जिसमें कि कोई प्राकृतिक घटना जैसे बाढ़, अकाल या मानवीय आपदा, आतंकवादी गतिविधि ना हुई हो। जैसे हम आधार वर्ष जो होगा उससे हम तुलना करते हैं। जैसे मान लीजिए 2001 में किसी वस्तु की कीमत 1000 थी, तो 2002 में उसी वस्तु की कीमत 2000 हो गई। तो हमने तुलना क्या की कि यहाँ से यहाँ कीमतें दोगुनी हो गई। तो आधार वर्ष क्या होता है, तुलना का आधार होता है, और इसी को हम संदर्भ वर्ष के रूप में लेते हैं। संदर्भ लेते हैं कि इस वर्ष की तुलना में इस वर्ष में कीमत में क्या परिवर्तन हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है, कार्ल सबसे अच्छा सहसंबंध गुणांक या किससे हम सभी सहसंबंधों का अध्ययन कर सकते हैं। तो कार्ल पियर्सन का जो गुणांक होता है उससे हम सभी प्रकार के सहसंबंध की गणना कर सकते हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उपाय बताइए। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है हम खुदरा मूल्य के औसत परिवर्तन के लिए, यदि हमें ये देखना है कि फुटकर मूल्य में क्या परिवर्तन हो रहा है, तो हम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से याद करेंगे। तो इसे याद करने की ट्रिक है कि एक जो उपभोक्ता होता है वो जो वस्तुएं खरीदता है वो थोक मूल्य में तो नहीं खरीदता, वो तो खुदरा मूल्य या फुटकर मूल्य में खरीदता है। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को किससे मिलाना है, खुदरा मूल्य से। निम्न स्तर का संबंध पाया जाता है। तो निम्न स्तर का जो संबंध है वो 0.00 से 0.25 तक पाया जाता है। ऐसे आपको याद करने की एक ट्रिक है कि निम्न स्तर यानी कम सहसंबंध किस में होगा, 0 तो 0 से 0.25 में निम्न स्तर का सहसंबंध पाया जाता है। नेक्स्ट है कि यदि RXY बराबर 0 है तो X और Y में संबंध है। अगर RXY 0 है तो X और Y जो है उनमें रैखिक कनेक्शन नहीं है। R का मतलब है सहसंबंध, X और Y में 0 कोई संबंध, 0 यानी कोई संबंध नहीं है, तो रैखिक कनेक्शन नहीं। 0 को हमें किससे मिलाना है कि कोई कनेक्शन नहीं है, 0 नहीं। नेक्स्ट है कि सहसंबंध RXY धनात्मक है तो X और Y में कैसा संबंध होगा। धनात्मक का अर्थ होता है कि मान लीजिए कि जो गर्मी है वो बढ़ रही है। जब गर्मी बढ़ेगी तो आइसक्रीम की मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो दोनों बढ़ रहे हैं तो दोनों के बीच में क्या है, धनात्मक सहसंबंध। ये X है और ये क्या है, Y। इनने बोला है कि दोनों में धनात्मक सहसंबंध है तो X भी बढ़ता है और Y भी बढ़ता है। नेक्स्ट है
कीमत और मांग में कनेक्शन होता है। तो कीमत और मांग में जो है वो विपरीत संबंध होता है। क्यों होता है कि मान लीजिए वस्तु की कीमत 1 रुपये से बढ़कर 2 रुपये हो जाए। 1 रुपये में आप 10 वस्तु खरीद रहे थे, 2 रुपये में 5 वस्तु, यानी कीमत बढ़ी और मांग क्या हुई, मांग घट गई। तो कीमत और मांग में विपरीत संबंध होता है। डैश को आर्थिक बैरोमीटर कहते हैं। जो सूचकांक या निर्देशांक है उसे हम बैरोमीटर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो बैरोमीटर होता है वो ये नापता है कि हवा का कितना दबाव है, और जो सूचकांक है वो यह मापता है कि जो आर्थिक गतिविधियाँ किसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हो रही हैं उनका क्या अर्थव्यवस्था पर कितना दबाव पड़ रहा है। इसलिए सूचकांक को हम क्या कहते हैं, बैरोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट है कि आधार वर्ष अनुक्रमणिका संख्या हमेशा, यानी आधार वर्ष को हमेशा हम क्या मानते हैं, 100। क्यों मानते हैं? क्योंकि जैसे मान लीजिए हमने माना कि 2001 में वस्तुओं की कीमत 100 रुपये थी, तो अब हम तुलना कर सकते हैं। जैसे 2002 में वस्तुओं की कीमत यदि 200 रुपये हो गई, 2000 में 200 रुपये थी, तो हम क्या कहेंगे कि वस्तुओं की कीमत 2 गुना थी। तो आधार वर्ष की कीमत को हमेशा अनुक्रमणिका संख्या क्या होती है, 100। नेक्स्ट है जब दो चरों में एक ही दिशा में परिवर्तन होता है तो उनके बीच कैसा सहसंबंध पाया जाता है। यानी मान लीजिए कि बारिश बढ़ती है, जैसे ही बारिश बढ़ेगी वैसे ही रेनकोट की जो मांग होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी ये भी बढ़ा और ये भी बढ़ा, तो दोनों के बीच कैसा, धनात्मक सहसंबंध। तो धनात्मक को हम सकारात्मक भी कहते हैं, आप धनात्मक भी लिखेंगे तो भी सही होगा। नेक्स्ट है जब सहसंबंध गुणांक 0.25 से 0.75 के बीच में होता है। देखिए सहसंबंध गुणांक जो है वो यदि हम कुल देखें कि कुल सहसंबंध गुणांक होता है -1 और +1 के बीच में, ठीक है। अब 0.25 और 0.75 जो हैं ये बीच के हैं, और लास्ट में क्या होगा, 0.00 से 0.25 तक। तो ये उच्च स्तर का, ये मध्यम स्तर का और ये निम्न स्तर का सहसंबंध। तो ये आपको दिया है, तो ये कैसा सहसंबंध है, मध्यम सहसंबंध का मध्यम परिणाम। नेक्स्ट है कि जब 3 या 3 से अधिक चरों के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है तो उसे हम कहते हैं बहुमुखी सहसंबंध। देखिए यदि 2 चरों के बीच अध्ययन करेंगे तो सहसंबंध, और 3 चरों के बीच सहसंबंध का अध्ययन करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, बहुमुखी। 2 में तो केवल 2 ही हैं, और 2 से ज़्यादा चरों के बीच, 3 से ज़्यादा चरों के बीच भी करेंगे तो क्या है, बहुमुख। यानी बहुत सारे जो हैं लोगों के बीच हमने क्या किया, सहसंबंध ज्ञात किया। तो 3 या 3 से अधिक चरों के बीच में बहुमुखी। इसके बाद है आधार वर्ष या संदर्भ वर्ष को कहा जाता है। जो संदर्भ वर्ष है, आधार वर्ष को ही संदर्भ वर्ष कहा जाता है, क्योंकि इसी के संदर्भ से हम कीमत 2 गुना हुई, 3 गुना हुई इसका पता लगा सकते हैं। संकेत के रूप में P01 में 1 का अर्थ क्या होता है, 1 का अर्थ होता है चालू वर्ष और 0 का अर्थ होता है संदर्भ वर्ष। तो 1 का अर्थ क्या है, चालू वर्ष। नेक्स्ट है कि एक शब्द में उत्तर दीजिए। पहला है पूर्ण सहसंबंध। -1 यानी 2 वस्तुएं पूर्णतः क्या हैं, अलग अलग हैं, और +1 यानी 2 वस्तुएं क्या हैं, पूर्णतः एक जैसी हैं। फिर है 2 प्रकार के मूल्य सूचकांक के नाम बताइए। सामूहिक मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक। कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक का सूत्र, सिग्मा dx dy अपॉन n अपॉन प्रमाप विचलन x का और प्रमाप विचलन y का। सहसंबंध तकनीक का विकास किसने किया, प्रोफेसर गैल्टन और कार्ल पियर्सन ने सहसंबंध तकनीक। तो कार्ल पियर्सन तो आपको याद होगा कि सभी प्रकार के सहसंबंधों को हम कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक से ज्ञात कर सकते हैं।
गैल्टन, गैल्टन, मेल्टन, ऐसे करके आप कोई ट्रिक निकाल दीजिए कि सहसंबंध आइसक्रीम मेल्ट हो जाती है, तो आइसक्रीम और टेम्परेचर के बीच में हम सहसंबंध निकालते हैं, तो मेल्ट से मेल्टन गैल्टन ऐसे याद कर लीजिए। और कोई भी ट्रिक जो आप या को समझ में आए आप उससे याद कर सकते हैं नाम। सूचकांक के किन्हीं 4 महत्व को स्पष्ट कीजिए। राष्ट्रीय आय की वास्तविकता का ज्ञान। सूचकांक से हम यदि मान लीजिए किसी देश का 2 देश हैं और दोनों देशों में से किसी एक देश का सूचकांक बढ़ रहा है, इंडिया का सूचकांक बढ़ रहा है, इसका मतलब राष्ट्रीय आय बढ़ रही है। पाकिस्तान का सूचकांक घट रहा है, यानी राष्ट्रीय आय घट रही है। तो सूचकांक से हमें राष्ट्रीय आय की वास्तविकता का ज्ञान होता है। मूल्य स्तर में परिवर्तन। मूल्य स्तर में परिवर्तन का अर्थ है कि यदि मान लीजिए कि इंडेक्स नंबर बढ़ रहा है तो इसका अर्थ क्या होगा कि कीमत भी बढ़ रही है, और यदि कीमत सूचकांक घट रहा है तो इसका अर्थ क्या होगा कि कीमत भी कम होगी। तो सूचकांक की सहायता से हम मूल्य स्तर में परिवर्तन का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है जटिल तथ्यों को सरल बनाना। तो सूचकांक जो होते हैं वो जटिल तथ्यों को सरल बना देते हैं। जैसे बहुत सारे प्राइस दी हुई हैं तो इन्हें याद रखना कठिन है, लेकिन एक इंडेक्स नंबर या एक सूचकांक को याद करना सरल होता है। फिर तुलनात्मक अध्ययन में सहायक, यदि मान लीजिए कि 2 साल की कीमत दी हुई है, एक साल की कीमत 100 रुपये और दूसरे साल की कीमत 200, या एक साल का कीमत सूचकांक 100 है और दूसरे साल का सूचकांक 200 है, तो हम आराम से तुलना कर सकते हैं कि दूसरे साल में कीमत अधिक है। नेक्स्ट है थोक मूल्य सूचकांक की व्याख्या कीजिए। थोक मूल्य सूचकांक वे सूचकांक होते हैं जो एक समय अवधि में वस्तुओं के थोक मूल्य में होने वाले परिवर्तन को मापते हैं। तो थोक मूल्य सूचकांक क्या करते हैं कि जो थोक मूल्य है उसमें कितना परिवर्तन हुआ, 2 गुना 3 गुना कितना परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन को मापते हैं, और ये साप्ताहिक आधार पर तैयार किए जाते हैं। फिर थोक मूल्य सूचकांक का लाभ क्या होता है। तो थोक मूल्य सूचकांक से मुद्रास्फीति का ज्ञान हो जाता है। मुद्रास्फीति का अर्थ है कि देश में आर्थिक दशाओं में वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है ना। यदि इंडेक्स नंबर बढ़ रहा है यानी मुद्रास्फीति इन क्या है, बढ़ रही है। यदि सूचकांक घट रहा है इसका अर्थ है मुद्रास्फीति भी घट रही है। फिर है मांग और पूर्ति में परिवर्तन का ज्ञान। जो थोक मूल्य सूचकांक होता है उससे हम यह पता लगा सकते हैं कि भविष्य में जो मांग और पूर्ति है उनमें वृद्धि होगी या फिर कमी होगी। कीमत में परिवर्तन का ज्ञान, यानी थोक कीमत सूचकांक से हम ये पता लगा सकते हैं कि कीमत में भविष्य में वृद्धि होगी या फिर कमी होगी। नेक्स्ट है अनुक्रमणिका की सीमाएं बताइए। तो अनुक्रमणिका की पहली सीमा है कि अनुमानित परिणाम। चूँकि सूचकांक नमूना डेटा पर आधारित होता है, जब भी हम सूचकांक या अनुक्रमणिका की गणना करते हैं तो हमारा जो डेटा होता है वो अनुमानित होता है, तो उसके परिणाम भी कैसे होते हैं, अनुमानित ही होते हैं। यानी ये हमें सापेक्षिक परिवर्तन का तो ज्ञान कराता है, लेकिन वास्तव में कितना परिवर्तन हुआ इसका सही प्रतिनिधित्व नहीं करता। तो अनुमानित परिणाम के अंदर आपको क्या लिखना है कि सूचकांक में डेटा अनुमानित होता है, इसलिए परिणाम भी अनुमानित ही निकलता है। त्रुटि की संभावना। तो सूचकांक के निर्माण में त्रुटि की संभावना होती है। हर स्तर पर मान लीजिए हमने वस्तुओं का चयन सही नहीं किया, फॉर्मूले का चयन सही नहीं किया, तो हर स्तर पर त्रुटि की संभावना बनी ही रहती है। गणना की कठिनाई। गणना में कभी कभी क्या होता है, जब हम सूचकांक की गणना करते हैं तो चर की गुणवत्ता में परिवर्तन का रिकॉर्ड रखने में कठिनाई होती है। देखिए, जब हम सूचकांक की गणना करते हैं तो सबसे पहले नंबर हम चर मूल्यों को लेते हैं। यदि हमने चर मूल्य ही गलत ले लिए तो फिर हमारे निष्कर्ष भी क्या होंगे, गलत होंगे, हमारी गणना करने में भी हमें परेशानी होगी। दुरुपयोग। जो बेईमान लोग होते हैं वो सूचकांक में थोड़ा सा परिवर्तन कर कर इसका दुरुपयोग
कर सकते हैं। तो इस प्रकार बेईमान व्यक्ति जो हैं उनके द्वारा सूचकांक का दुरुपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहसंबंध के प्रकार बताइए। तो सहसंबंध का पहला प्रकार है धनात्मक सहसंबंध। धनात्मक यानी जो एक चर, मान लीजिए कि तापमान बढ़ रहा है, तापमान बढ़ेगा तो आइसक्रीम की मांग क्या होगी, बढ़ेगी। यानी एक चर मूल्य बढ़ता है तो दूसरा चर मूल्य भी बढ़ता है। और तापमान घटे, मान लीजिए ठंडी आए तो आइसक्रीम की मांग क्या होगी, घटेगी। तो जब एक चर मूल्य के घटने से दूसरा चर मूल्य भी घटता है और एक चर मूल्य के बढ़ने से दूसरा चर मूल्य भी बढ़ता है, तो दोनों में कैसा संबंध होता है, धनात्मक सहसंबंध। दूसरा होता है ऋणात्मक सहसंबंध। इसमें क्या होता है, उल्टा होता है। जैसे मान लीजिए कि गर्मी बढ़ रही है, तो या मान लीजिए कि गर्मी की जगह ठंडी बढ़ने लगे तो आइसक्रीम की मांग बढ़, इसको रिमूव कर देते हैं। जैसे मान लीजिए ठंडी बढ़ेगी तो आइसक्रीम की मांग क्या होगी, घटेगी। एक चीज़ बढ़ रही है और दूसरी चीज़ घट रही है, तो इसमें क्या हो गया, ऋणात्मक सहसंबंध। जब एक चर मूल्य के घटने से दूसरा चर मूल्य बढ़ता है और एक चर मूल्य के बढ़ने से दूसरे चर मूल्य में कमी आती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक सहसंबंध कहते हैं। इसको यदि आप और सरल करना चाहें तो ये कर सकते हैं कि जब दोनों चरों में एक ही दिशा में परिवर्तन होता है तो धनात्मक सहसंबंध, और जब दोनों चरों में विपरीत दिशा में परिवर्तन होता है तो ऋणात्मक सहसंबंध, यदि छोटा करना चाहें तो। फिर सरल सहसंबंध, जब हम केवल दो चरों के बीच संबंध ज्ञात करते हैं तो वो सरल सहसंबंध होता है, यानी दो चरों के बीच में यदि हम संबंध ज्ञात करें। आंशिक सहसंबंध क्या होता है, दो चर मूल्य एक अन्य स्वतंत्र मूल्य का समावेश करके सहसंबंध ज्ञात किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आंशिक सहसंबंध। यानी कि दो चर तो हैं लेकिन हमने एक स्वतंत्र मूल्य और शामिल कर दिया, तो इन तीनों के बीच में जो संबंध होगा तो वो क्या होगा, आंशिक सहसंबंध। इसके बाद बहुगुणी सहसंबंध। बहुगुणी सहसंबंध में क्या होता है, तीन चर मूल्य या तीन से ज़्यादा चर मूल्य के बीच जब हम सहसंबंध ज्ञात करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, बहुगुणी। यदि आप आंशिक को छोड़ना चाहें तो इतना याद कर सकते हैं कि जब दो चर मूल्यों के बीच सहसंबंध ज्ञात किया जाता है तो सरल सहसंबंध, और जब तीन से अधिक मूल्यों के बीच सहसंबंध ज्ञात किया जाता है तो बहुगुणी सहसंबंध। इतने से भी आपका काम चल जाएगा। अगला है रेखीय सहसंबंध। रेखीय सहसंबंध यानी जब दो चर मूल्यों के मध्य परिवर्तन का अनुपात समान होता है तो रेखीय। रेखीय सहसंबंध ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, धनात्मक ऋणात्मक, मतलब परिवर्तन का जो अनुपात है वो क्या है, समान है। और आरेखीय सहसंबंध क्या होता है कि चर मूल्यों के बीच परिवर्तन का अनुपात समान नहीं होता। तो सिंपल आप याद कर सकते हैं कि जब दो चर मूल्यों के बीच परिवर्तन का अनुपात समान होता है तो वो क्या होता है, रेखीय सहसंबंध। और जब दो चर मूल्यों के बीच परिवर्तन का अनुपात समान नहीं होता तो आरेखीय सहसंबंध। फिर है सहसंबंध को ज्ञात करने की विकृत आरेख विधि का वर्णन कीजिए। विकृत आरेख विधि क्या होती है, पहले हम इसको चित्र में समझ लेते हैं। विकृत आरेख विधि में क्या होता है, बिंदुओं से आरेख बनाया जाता है। जैसे यदि बिंदियाँ इस तरीके से बनी हुई हैं तो फिर इनमें क्या होगा, धनात्मक सहसंबंध, यानी राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड, यानी राइट हैंड से यदि बिंदियाँ बनना स्टार्ट होती हैं तो वो क्या हो जाएगा, धनात्मक सहसंबंध। यदि लेफ्ट हैंड से बिंदियाँ बनना शुरू होती हैं, इसको थोड़ा उल्टा हो गया, यदि जो है लेफ्ट से राइट की तरफ जाती हैं बिंदियाँ तो धनात्मक सहसंबंध, यदि राइट से लेफ्ट की तरफ जाती हैं तो ऋणात्मक। इसकी एक ट्रिक है, अगर राइट की तरफ जा रही हैं यानी धनात्मक और लेफ्ट की तरफ जा रही हैं यानी ऋणात्मक। सीधे हाथ की तरफ यदि बिंदियाँ जा रही हैं तो धनात्मक सहसंबंध, और उल्टे हाथ की तरफ यदि बिंदियाँ बनाना है तो ऋणात्मक सहसंबंध।
और सहसंबंध का अभाव, यदि ये जो बिंदु हैं वो पूरे पेपर पर बिखर जाएं तो हम क्या कहेंगे कि सहसंबंध का अभाव। R=0 यानी दोनों के बीच में कोई सहसंबंध नहीं है। अब इससे आपको अर्थ समझ में आएगा। विकृत आरेख दो चरों के बीच सहसंबंध मापने की विधि है और इस विधि में से हमें सहसंबंध की दिशा का ज्ञान चित्र के द्वारा होता है। ये क्या होती है? सहसंबंध को मापने की विधि है और इसमें हमें सहसंबंध की दिशा का ज्ञान चित्र के द्वारा होता है। इसमें बिंदु जितने पास पास होंगे सहसंबंध उतना अधिक होगा और बिंदु जितने बिखरे होंगे सहसंबंध उतना कम होगा। इतना सा आपको याद रखना है। चित्र बनाना है। गुण और दोष। इस विधि के गुण ये है कि इसकी गणना करना बहुत सरल है और इसमें नज़र डालते ही हमें सहसंबंध का पता चल जाता है। दोष क्या है कि यह विधि जो है सहसंबंध का पूरा माप नहीं करती, केवल दिशा का ज्ञान कराती है और इसमें जो भी ज्ञान होता है वो अनुमानित होता है, वास्तविक नहीं होता है। नेक्स्ट, सहसंबंध की गणना का सवाल है आपको। तो ये एक्स सीरीज़ है और ये वाई सीरीज़ है, ये हम आंसर में लिख लेंगे। एक्स सीरीज़ का एक्स का स्क्वायर 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1, 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 9। इस तरीके से हम ये निकाल के इनका टोटल कर लेंगे सिग्मा एक्स स्क्वायर। वाई सीरीज़ का स्क्वायर करेंगे अगला, तो 2 × 2 4, 6 × 6 36। इस तरह से हम स्क्वायर करके टोटल कर लेंगे सिग्मा वाई स्क्वायर। एक्स वाई यानी एक्स और वाई का इंटू, 1 में 1 का गुणा करेंगे 1 में 2 का गुणा करेंगे तो 2, 3 में 6 का गुणा करेंगे तो 18। इस तरह से हम ये गुणा करके टोटल कर लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा। अगला है कि अब हम इस फॉर्मूले को लिखेंगे सहसंबंध गुणांक का और इसमें वैल्यू रखेंगे सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स वाई, फिर सिग्मा एक्स, ये है एक्स का टोटल, सिग्मा वाई, ये सिग्मा वाई का टोटल। एन कितनी संख्याएं हैं तो हमें पता है कि ये संख्याएं कितनी हैं, 8 संख्याएं हैं, तो ये एन क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसके बाद है, इसमें एक थोड़ी सी मिस्टेक है जिसे आप करेक्शन कर लीजिए कि जहाँ भी ये 6 लिखा हुआ है वहाँ पर एन जो है वो कितना है, 8 है, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, 8 लिख लेना है 6 की जगह। चलिए नेक्स्ट, सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो ये सिग्मा एक्स स्क्वायर लिख दिया हमने 164। इसके बाद एन सिग्मा एक्स, ये सिग्मा एक्स इसका स्क्वायर, एन हमें पता ही है 8 है 6 की जगह। फिर सिग्मा वाई स्क्वायर, सिग्मा वाई स्क्वायर, सिग्मा वाई, एन हमारा 8 है। इसके बाद फिर हम इसे सॉल्व करेंगे, तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन दोनों का इंटू करके 6 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा। इन दोनों का इंटू करेंगे, पहले ऊपर का सॉल्व कर लेते, ये ऐसे ही लिख देते हैं, इसमें 8 का भाग देंगे तो हमें ये मिल जाएगा, ये 6 नहीं है 8 है। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमें ये मिलेगा। अब ये हम ऊपर का सॉल्व करते हैं, नीचे का सॉल्व करते हैं। नीचे का सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 28 में 28 का इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा और इसमें इसका इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा। इसके बाद ये तो ऐसे ही लिख देंगे, इसमें 8 का भाग देंगे तो ये मिलेगा, इसमें 8 का भाग देंगे तो ये मिलेगा। ये हम माइनस कर लेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे, ये माइनस करेंगे और इसमें से ये माइनस करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करके अंडर रूट निकालेंगे, ऊपर ये है भाग दे देंगे तो 1। 1 का मतलब क्या है, एक्स और वाई में पूर्ण सहसंबंध पाया जाता है, एक्स और वाई में पूर्ण धनात्मक सहसंबंध है। सो थैंक यू।